हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी को यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने नाटक को एक संक्षिप्त रूप में लिखा है और जो इसके कुछ कथन है, जो महत्वपूर्ण कथन है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में तथा मृत्यु 1937 में हुई थी। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना 1933 में हुई थी और यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। इस नाटक में 3 अंक हैं। यह नाटक विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। प्रसाद जी के अन्य नाटक इस प्रकार हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में। इनका सबसे पहला नाटक है सज्जन 1910 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1932, ध्रुव स्वामिनी 1933। फ्रेंड्स, इसको मैंने शॉर्ट में इस तरीके से याद किया था, आपको बता दूं। स्टार्टिंग का शब्द लेकर के सिर्फ सज्जन, करुणा, प्रायश्चित, राज्य, विशाख, अजात, जन्मे, कामना, स्कंद, एक घूट, चंद्र, ध्रुव। इस तरीके से मैंने याद किया था। तो शॉर्ट में आप भी इसको बना करके ट्रिक याद कर सकते हैं। प्रमुख पात्र हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक है। ध्रुव स्वामिनी मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियाँ, ये सारे पात्र हैं इस नाटक में। नाटक संक्षिप्त में इस प्रकार से है। राजा समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त अत्यंत लोभी, कामी, कायर प्रकृति का था, जबकि चंद्रगुप्त वीर, साहसी व त्यागी प्रकृति का था। राजा समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से करना निश्चित किया था, परंतु असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के पश्चात रामगुप्त ने तरह तरह के कुचक्र चलाकर साम्राज्य व ध्रुव स्वामिनी दोनों को चंद्रगुप्त से हड़प लिया। इस कुकर्म में शिखर स्वामी ने रामगुप्त का बहुत साथ दिया। रामगुप्त ने अग्नि को साक्षी मानकर ध्रुव स्वामिनी से विवाह तो किया था, परंतु कभी भी उसे एक पत्नी के रूप में सम्मान नहीं दिया। पति के होते हुए भी ध्रुव स्वामिनी पति सुख से वंचित थी। रामगुप्त को संदेह था कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को पसंद करती है, इसलिए वह उसे कारागार की सजा देता है। दूसरी ओर चंद्रगुप्त हर संभव ध्रुव स्वामिनी की इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करता है। शकों द्वारा आक्रमण किए जाने पर रामगुप्त संधि करना चाहता है। शकराज संधि प्रस्ताव को स्वीकार करता है, परंतु वह बदले में ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। कायर रामगुप्त अपने प्राणों की रक्षा हेतु राजपूतों के सम्मान को दांव पर लगाकर ध्रुव स्वामिनी उसे उपहार स्वरूप देने को तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी उसके चरण पकड़कर उससे अपने आत्मसम्मान की भीख मांगती है, परंतु कायर रामगुप्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त अपने प्राणों की परवाह किए बिना ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री वेश धारण कर शकराज के समीप जाता है और मौका पाकर उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के प्राणों तथा सम्मान की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त की वीरता, साहस और योग्यता को देखकर सभी सामंत उसे अपना राजा और ध्रुव स्वामिनी को रानी मानने को तैयार हो जाते हैं। हर तरफ से निराश रामगुप्त अपनी कायरता का परिचय देते हुए चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर देता है और अंत में सामंत कुमार द्वारा मारा जाता है। यानी कि जब चंद्रगुप्त शकराज को पराजित कर लेते हैं तो शकराज की तरफ से जो भी सैनिक थे, जो भी लोग थे, वो चंद्रगुप्त को राजा और ध्रुव स्वामिनी को रानी मानने को तैयार हो जाते हैं। और इस बात से निराश होकर के रामगुप्त अपने ही भाई चंद्रगुप्त पर हमला कर देता है, आक्रमण करवा देता है। तो उसके बाद जो सामंत कुमार रहते हैं, जो शकराज की तरफ के लोग रहते हैं, वो खुद ही उसमें से एक व्यक्ति खुद ही रामगुप्त की हत्या कर देता है और इस प्रकार से ये नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये इस नाटक में जो स्त्री
की स्वतंत्रता की बात की गई है कि मतलब ऐसा नहीं कि उसकी शादी गलत शादी हो गई है तो अब वो जीवन भर उसको उसके साथ बंधे रहने को बाध्य है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने उठाया है। स्त्री स्वतंत्रता की बात इस नाटक में कही गई है। मेन यही बात है इस नाटक में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं, कुछ तो कभी कभी एग्जाम में आए हुए भी हैं। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मंदाकिनी का एक महत्वपूर्ण कथन है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यहाँ पर मंदाकिनी इस बात से दुखी हो जाती हैं कि किस तरीके से ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप देने की बात की जा रही है। वही इसलिए यहाँ पर ये बात ये बोलती हैं कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव यानी कि ध्रुव स्वामिनी का भी सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। अगला है ध्रुव स्वामिनी का कथन है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, इस पे आप प्लीज ध्यान मत दीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपने पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते हो, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। अगला कथन फिर ध्रुव स्वामिनी का है, मैं उपहार में देने की वस्तु शील मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। अगला कथन शकराज का है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। अगला कथन कोमा का है, जो कि कोमा शकराज की प्रेमिका है और उनका ये कथन है। ये एक्चुअल में ये शकराज से दुखी हो जाती हैं कि वो ध्रुव स्वामिनी को जब मांगते हैं तो कोमा को ये बात सही नहीं लगती है कि किसी स्त्री को इस तरीके से उपहार के स्वरूप में मांगना उनको सही नहीं लगता है। तो कोमा यहाँ पर बोलती हैं कि मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अगला मंदाकिनी का कथन है, अमात्य यह कैसी विवशता है, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अगला कथन मिहिरदेव का है, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। अगला कथन है चंद्रगुप्त का है, मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। ये बात चंद्रगुप्त स्वयं अपने लिए ही कह रहे हैं और बहुत ही निराश होकर के ये लाइन वो बोलते हैं। अंतिम कथन यहाँ पर दुस्वामिनी का है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। यहाँ ये कथन ये तब बोलती हैं जब चंद्रगुप्त अकेले ही जाने की बात करते हैं, शकराज के समीप वो अकेले जाने की बात करते हैं, वहाँ पर दुस्वामिनी ये बात बोलती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये नाटक संक्षिप्त में हम लोगों ने देखा, समाप्त हो गया और ये महत्वपूर्ण कथन थे। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।